हेलो दोस्तों। आज काफी दिनों बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ एंड माफी इस चीज के लिए कि मैं काफी बीच में डिले किया। ये वीडियो है रिलेटेड टू रेजिंग पर कैपिटा इनकम एंड द ग्रोथ चेकलिस्ट एंड ये लिखा गया है बाय अशोक गुलाटी जी एंड पूर्वी थंगराज। आइडियाज पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली कह रहा है कि अभी अभी जैसे कि इनॉग्रेशन हुआ था भारत मंडपम क्या है? एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर है जो कि आगे आने वाले G20 का समिट का वेन्यू होगा। तो 26 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन्होंने ये जब इनॉग्रेट किया तो बहुत ही ज्यादा प्राइड के साथ इंडिया की ग्रोथ के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि उनकी जो गवर्नमेंट है जब से आई है 2014 से तब से कितनी कितनी ग्रोथ हुई है इंडिया की, ये सब चीजें उन्होंने स्पीच में बोली। और उन्होंने कहा कि 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वर्ल्ड में इंडिया। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी 10th लार्जेस्ट थी वर्ल्ड में 2014 में और अभी 5th लार्जेस्ट है 2023 में। उन्होंने ये भी बोला कि वो चाहते हैं कि ड्यूरिंग द थर्ड टेन्योर ऑफ अवर गवर्नमेंट, जब तीसरी बार उनकी सरकार आएगी तो इंडिया जो है वो टॉप 3 इकोनॉमीज में आ जाएगा। तो मतलब टॉप 3 की बात कर रहे हैं तो अभी भी इंडिया डिक्लेयर कर रहे हैं कि इंडिया ब्रॉन्ज मेडल ले लेगा और गोल्ड तो ऑब्वियस है तब भी यूएसए के पास रहेगा और सिल्वर चाइना के पास रहेगा। डेवलपमेंट रेस की अगर बात करें, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय 2027। इंडिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा हाईएस्ट रही है अमंग G20 कंट्रीज। इवन चाइना को भी 2 बार सरपास कर दिया है ग्रोथ रेट में। ठीक है, दैट्स कमेंडेबल एंड गिवन द ग्लोबल हेडविंड्स मोदी गवर्नमेंट नीड्स टू रिमेन फोकस्ड ऑन ग्रोथ लाइक अर्जुना आई, यानी मोदी जी की गवर्नमेंट को एक दिन जैसे अर्जुन जो मछली की आंख की तरफ फोकस करता है इस तरीके से उनकी फोकस रहा है ग्रोथ पे। और वाइल कीपिंग द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, और साथ ही साथ उन्हें इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा आगे। आईएमएफ के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमारी अभी जीडीपी है $3.7 ट्रिलियन। यूएस सबसे टॉप पर है $26.9 ट्रिलियन। उसके बाद चाइना 19.4 ट्रिलियन, देन जापान $4.4 ट्रिलियन एंड जर्मनी $4.3 ट्रिलियन। तो आप यूएस और चाइना को तो टच करने में पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा क्योंकि 26 एंड 19 ट्रिलियन डॉलर हुआ। अभी तो इंडिया $3.7 ट्रिलियन पर ही है। 2027 तक जीडीपी हमारी $5.2 ट्रिलियन होने की चांसेस हैं, वाइल द यूएस की हो जाएगी और तब तक $31.1 ट्रिलियन एंड चाइना की $25.7 ट्रिलियन। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि आईएमएफ का जो हिस्टोरिकल डेटा ये शो करता है कि इंडिया को 6 दशक लग गए थे 1947 से 2007 में $1 ट्रिलियन की जीडीपी मार्क करने में, यानी कि $1 ट्रिलियन करने में तो 60 ईयर्स लग गए थे। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि 7 साल में, उसके अगले 7 साल में यानी कि 2007 के बाद अगले 7 साल आप जोड़ लो, यानी कि 2014 तक हमारी 2 ट्रिलियन यानी 1 ट्रिलियन और बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ, 2021 तक आते आते और $1.2 ट्रिलियन बढ़ गई, यानी कितना हो गया हमारा फिर 3 पॉइंट यानी कि 3 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। अब मान रहे हैं कि आगे आने वाले 2027 यानी कितने ही साल लगेंगे, और 6 साल अगर जोड़ लो सिर्फ अगले 6 साल में 2 ट्रिलियन और बढ़ जाएंगे, यानी कि 3 से 5 हो जाएंगे। तो ये दिखा रहा है कि अब कितना ज्यादा ईयर्स का गैप कम हो गया है, अब जल्दी जल्दी ट्रिलियंस में जीडीपी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इट वुड बी अनप्रेसिडेंट पुटिंग इंडिया फर्मली ऑन द ग्लोबल स्टेज। जबकि अगर देखा जाए, देखो, अगर हम रियल परचेजिंग पावर में आ जाए, रियल परचेजिंग पावर जो है इकोनॉमी की वो देखें और वेलफेयर जो है लोगों का, देश के लोगों का, तो तो हमें क्या देखना पड़ता है, जीडीपी देखनी पड़ती है एंड पर कैपिटा जीडीपी देखनी पड़ती है इन परचेजिंग पावर पैरिटी। जब हम परचेजिंग रियल परचेजिंग पावर और वेलफेयर की बात करते हैं तब हम बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीपी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ऐसे जैसे यूएस डॉलर
मतलब कि एक यूएस डॉलर उस कंट्री में कितनी चीजें खरीद सकता है। अगर हम जीडीपी को ऑन अ पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे देखें तो इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। तब हमारी जो जीडीपी हो जाएगी पीपीपी की फॉर्म में यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की फॉर्म में, तो वो 13 ट्रिलियन डॉलर है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम सिर्फ जीडीपी की बात करें तो वो हमारी है अभी फिलहाल 3.7 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें यानी कि एक यूएस डॉलर कितनी चीजें उस कंट्री में बाय कर सकता है, तो उस बेसिस पे हमारी 13 ट्रिलियन डॉलर है। और चाइना सबसे टॉप पर है 33 ट्रिलियन डॉलर, और यूएस सेकंड नंबर पर है। ठीक है। अगर हम देखें इवेल्युएट करें पीपल्स वेलफेयर की बात, ये तो हमने बात कर ली परचेजिंग पावर पैरिटी की। हम पीपल्स के वेलफेयर, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो हमें देखना पड़ता है पर कैपिटा जीडीपी इन पीपीपी। तो जब भी कभी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पीपल्स वेलफेयर की बात आएगी तो पर कैपिटा यानी कि एक पर्सन के अकॉर्डिंग कितनी जीडीपी है, वो भी पीपीपी टर्म्स में देखेंगे। अब कैसे है, देखो पीपीपी का कन्वर्जन कैसे दिखते हैं रेशियो कि अक्रॉस द कंट्रीज अलग अलग है। देखो हर कंट्री में परचेजिंग पावर पैरिटी डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हर कंट्री का गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल डिफर होता है, चेंज होता है। कहीं कोई चीज या सर्विस किसी और रेट पे मिलती है, कहीं किसी और रेट पे मिलती है। इंडिया का कन्वर्जन रेशियो अगर हम देखें डॉलर से टू पीपीपी हमारा 3.5 है। मतलब ऑलमोस्ट डबल है चाइना से। चाइना का है 1.7, यानी कि चाइना में और सस्ता है। तो लेट्स इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि यूएस डॉलर, देखो अगर एक यूएस डॉलर एक बर्गर परचेज कर सकता है हम अपनी होम कंट्री में, तो करेंसी कैन बाय 3.5 बर्गर। मतलब 3.5 कैसे है, जैसे अगर एक यूएस डॉलर से यूएस में एक बर्गर खरीदा जा सकता है, एक बर्गर, ठीक है। तो अगर उसी यूएस डॉलर से हमारी कंट्री में 3.5 बर्गर्स खरीदे जा सकते हैं और 1.7 बर्गर खरीदे जा सकते हैं चाइना में। तो फिर इसका मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा के हिसाब से, सॉरी, ये परचेजिंग पावर पैरिटी हमारी इंडिया में 3.5 होगी। ये इस तरीके से कैलकुलेट करने का तरीका है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो G20 कंट्रीज में अगर देखें तो सबसे कम है। चाहे वो डॉलर्स में आप देख लो, चाहे पीपीपी के टर्म्स में देख लो। अगर हम डॉलर्स में चेक करें तो वो है 2601 डॉलर। एंड पीपीपी के टर्म्स में देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में देख लें तो 9073 डॉलर। चाइना चाइना ने जब वन चाइल्ड फैमिली पॉलिसी अपनाई 1981 से लेके 2016 तक, तो जिसकी वजह से उनका पर कैपिटा जीडीपी सुधर गया, और जो कि अब 23,382 डॉलर है। वेल द यूएस सिट्स एट द टॉप। यूएस का पर कैपिटा जीडीपी देखे तो 80,035 डॉलर है, और हमारा तो अभी 20 कितना है, अभी देखा हमने 2600। बहुत कम है कंपैरिजन टू। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि G20 कंट्रीज के अगर बीच में हम देखें पर कैपिटा जीडीपी, तो इंडिया को तो कंसोलेशन प्राइज भी नहीं मिलेगा, इतना कम है हमारा। तो रियल चैलेंज जो है मोदी गवर्नमेंट के सामने वो है पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। कैसे बढ़ा पाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो लोग लो प्रोडक्टिविटी वाली जॉब्स करते हैं उनको हाई प्रोडक्टिविटी जॉब में मूव करा जाए। और लार्जेस्ट सेगमेंट जो वर्किंग पॉपुलेशन का 45.5% जो कि अभी भी एग्रीकल्चर में ही है, उनके एग्री प्रोडक्टिविटी को रेज किया जाए। उनके फार्मर्स को एक्सेस दिया जाए बेस्ट एग्रीकल्चर मार्केट्स में, ताकि उनको अच्छे रेट्स मिले, जिसकी वजह से उनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है। तो मोदी जी का ये सपना है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना, और इसके लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस में चाहिए, एग्रीकल्चर की आर एंड डी में, इरिगेशन में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और एग्री मार्केट यानी एग्रीकल्चर मार्केट को लिबरलाइज करने में, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो एग्रीकल्चर का, चाहे वो फॉरेन मार्केट हो। ये जो रिसोर्सेज टू डू ऑल दिस, ये सब करने के लिए जो रिसोर्सेज जनरेट होंगे वो जनरेट किए जा सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग वेरियस सब्सिडीज। मतलब ये सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी पैसा या रिसोर्सेज चाहिए वो कहाँ से आएगा, अगर हम बहुत सारी जो हमने पहले से सब्सिडी दे रखी है उसको रैशनलाइज करें। जैसे हमने फूड एंड फर्टिलाइजर पे सेंट्रल लेवल पे सब्सिडी दे रखी है, स्टेट लेवल पे अगर हम देखें तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में यानी पावर में सब्सिडी दे रखी है। अगर इन चीज़ों को रैशनलाइज किया जाए तो फिर हम यहाँ से रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं
for doing the investment in agriculture R&D, rural infrastructure and agriculture market irrigation etc. इसके लिए क्या चाहिए? पॉलिटिकल विल, यानी कि आपकी इच्छा हो, यानी पॉलिटिक्स की, गवर्नमेंट की इच्छा हो, उसमें स्मार्ट पॉलिसी मेकिंग। तब हम रिवॉर्ड कर सकते हैं फार्मर्स को फॉर अलाइनिंग फार्म प्रैक्टिसेस विद, और साथ ही साथ फार्मर्स को रिवॉर्ड भी मिले अगर वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ फार्म प्रैक्टिसेस करें, यानी खेती करें वैसी। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ये तो हो गई कि क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, तो उस फील्ड को अच्छा करने की ज़रूरत है। उस फील्ड में इस तरीके से करना है कि उसकी फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए, तभी तो उनकी स्टैंडर्ड क्वालिटी अच्छी बढ़ेगी, तभी तो पर कैपिटा जीडीपी उनका बेटर होगा। दूसरी चीज़ है, वी नीड टू इन्वेस्ट हैविली इन द एजुकेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट। जो रूरल पीपल हैं, और उनकी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करना, नए सिटीज़ बनाना, ठीक है, एंड मैसिव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करना, जैसे कि घर अच्छे अच्छे एंड होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह। अर्बनाइजेशन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट 75% न्यू इंडिया इज येट टू बिल्ड, मतलब अभी पूरा इंडिया तो बना ही नहीं है, अभी तो 75% इंडिया बनना रह गया है। भारत मंडपम और नया पार्लियामेंट जो है वो जस्ट एक बिगिनिंग है, और हमें नए स्किल्स को देने की जरूरत है मिलियंस ऑफ द पीपल को फ्रॉम रूरल एरियाज टू बिल्ड न्यू इंडिया। अगर रूरल एरिया के लोगों को अगर नई स्किल्स दी जाएंगी तभी नया इंडिया बिल्ड की जा सकती है। इट विल बी अकॉम्पनीड, और साथ ही साथ, तो हो गया एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट की बात, साथ ही साथ हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स की जरूरत है इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में। चाइना का जो डेवलपमेंटल पाथवे था वो अगर हम फॉलो करें तो इंडिया ग्रो कर सकता है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। इट मे हैव टू फॉलो अ सिमिलर पाथ विद इंडियन करेक्टरिस्टिक। तो हमें भी चाइना का ही पाथ, अगर हम डेवलपमेंटल पाथ को फॉलो करें लेकिन विद इंडियन करेक्टरिस्टिक के साथ। मोदी गवर्नमेंट कैन एक्सपीडिएट द प्रोसेस, और जो मोदी जी की गवर्नमेंट है इस प्रोसेस को बढ़ावा दे सकती है और एबॉलिश कर सकती है गरीबी को जल्दी से जल्दी। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 14.96% 2019 और 21 के अकॉर्डिंग पॉवर्टी है, वो अब हो गई है देखो अभी 14.96 है, और पहले अगर 2015-16 में देखें तो पॉवर्टी कितनी थी? 24.85%, मतलब काफी कम हुई है। तो ओनली देन इंडिया, इंडिया के अगर रियल एग्जांपल, ये इंडिया ग्लोबल साउथ में एक रियल एग्जांपल है। इवन इफ इट विल स्टिल, चाहे मान लेते हैं कि G20 कंट्रीज में हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन अगर ग्लोबल साउथ यानी कि हम साउथ कंट्रीज में देखें ओवरऑल, तो हम एक रियल एग्जांपल सेट कर रहे हैं। ओनली विजिबल, अगर हम विजिबल चैलेंज की बात करें तो चैलेंज ये है कि कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म इन पॉलिटिक्स, रेवड़ी कल्चर, यानी फ्री बीज की बात, की इलेक्शन जब भी होते हैं तो फ्री बीज बांटने की बात होती है, ताकि एज अ ब्राइब, एक रिश्वत देने की बात होती है वोटर्स को फ्री बीज के जरिए। तो वो चीज जिसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को, ग्रोथ को मतलब पीछे की तरफ धकेला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन जो है उन लोगों को चेक करना चाहिए कि जो फ्रीबीज वाले परमिशन या जो रेवड़ी टाइप की जो चीजें है, रेवड़ी कल्चर है, उसको रोका जाए, ताकि एक मीनिंगफुल डेमोक्रेसी इंश्योर हो सके। So that's all for the article, and that was very beautiful article related to the growth story, and I hope इससे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि जीडीपी क्या है इंडिया की, एंड परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, एंड व्हाट आर द challenges, and how can India, Indian government raise the per capita income of our country, and why it is needed, and what is the scope. So that's all for this article. Thank you so much, and bye.